So very good morning students. Welcome to secretarial practice. ठीक है? Please open your books. I will first give you a quick review of what we did up till now. किसी ने लेट ज्वाइन किया होगा, किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ होगा, तो जो ऑनलाइन लेक्चर है वो ऑनलाइन लेक्चर नहीं अटेंड कर पाया होगा, या किसी का डेटा खत्म हो गया होगा, कोई लेक्चर मिस आउट कर दिया होगा, तो अभी तक जो किया है उसका मैं आपको एक क्विक रिव्यू देता हूं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे कि हम एट प्रेजेंट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। अब वो लास्ट लेक्चर कब हुआ था मैं आपको बता दूं, कल सैटरडे है, लास्ट सैटरडे नहीं हुआ था, उसके पिछले सैटरडे हुआ था। ठीक है, सो सबसे पहले तो इंडेक्स ओपन करेंगे। मेरा जो फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर हुआ था उसमें मैंने सिलेबस का आइडिया दिया था। इस सिलेबस के अंदर आप अगर देखेंगे तो ऑल टुगेदर आपको 12 चैप्टर्स हैं। एम आई राइट? मैं देख नहीं रहा हूँ, बट 12 चैप्टर्स हैं। ये 12 चैप्टर्स का सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का सिलेबस जो है 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ऐसा फर्स्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब ये 4 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है अबाउट सेक्रेटरी। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट सेक्रेटरी, जिसमें आपको सेक्रेटरी का इंट्रोडक्शन, बराबर है, सेक्रेटरी के इंट्रोडक्शन के बाद में ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, मीनिंग ऑफ द टर्म सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी शब्द की शुरुआत कहां से हुई, अगर ध्यान में होगा तो सेक्रेटेरियस, बराबर है, अमात्या, सचिवा, ये सारे शब्दों से हमने सेक्रेटरी शब्द बनाया है। मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी किया, मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी के बाद में फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, ये सारा सब कुछ सेक्रेटरी के बारे में, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी एंड क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। दैट वाज फर्स्ट पार्ट। चैप्टर नंबर 1 में ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट मैंने आपसे कहा इट इज अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का सीरीज ऑफ चैप्टर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको चैप्टर नंबर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक कुल मिलाकर के 5 चैप्टर की सीरीज है। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें चैप्टर नंबर 2 में कंपनी का मीनिंग, कंपनी के फीचर्स और कंपनी के टाइप्स है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के टाइप्स है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके अंदर सिखाया गया है कि कंपनी को कैसे स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 स्टेजेस इसके अंदर आपको कराए थे, प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन स्टेज, और तीसरा स्टेज जो है दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने का स्टेज। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जिनमें 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से पहला डॉक्यूमेंट हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा दैट इज अबाउट मेंबर्स ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी में शेयर खरीद करके कैपिटल देता है। अब ये शेयर होल्डर की हैसियत क्या है, उसका स्टेटस क्या है? शेयर होल्डर कंपनी का ओनर या मेंबर है। अब ये कंपनी की मेंबरशिप कैसे मिलती है, यानी कि मैं किस तरह से शेयर्स खरीद के कंपनी में मेंबर बन सकता हूं, या और कौन कौन से तरीके हैं कंपनी में मेंबर बनने के, और किस तरह से मेरी मेंबरशिप जा सकती है, उसके बारे में है। एंड देन फाइनली चैप्टर नंबर 6 के अंदर डायरेक्टर एंड की मैनेजेरियल पर्सोनल, कि भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर ओनर है, लेकिन ओनर होने के बावजूद भी वो कंपनी को मैनेज नहीं करता है, चलाता नहीं है, क्योंकि कंपनी लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ह्यूज कैपिटल होता है, करोड़ों रुपए का कैपिटल कलेक्ट करते हैं, करोड़ों रुपए का, इट रन्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। और इंडिया की कुछ बड़ी बड़ी कंपनी की अगर हम बात करें
रिलायंस की बात करते हैं, मारुति की अगर हम बात करते हैं, टाटा ग्रुप की बात करते हैं या बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करते हैं, तो इनका 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का कैपिटल है। मतलब थाउजेंड्स में नहीं है, लाख में है, लाख करोड़। जाहिर बात है इतना बड़ा कैपिटल, बहुत सारे शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीद करके देते हैं, हजारों शेयर होल्डर होते हैं। इनफैक्ट रिलायंस में 25 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर है, 25 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर है, और ये देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इनके लिए डे टू डे बेसिस पे कंपनी को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, तो ये शेयर होल्डर क्या करते हैं, कुछ लोगों को चुनते हैं जिन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं। ये डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। डायरेक्टर का मीनिंग क्या है, डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, और इसके अलावा की मैनेजरियल पोजीशन में कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी का ऑडिटर है, कंपनी के मैनेजर्स हैं, उनके बारे में बताएंगे। यानी कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन है। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर की सीरीज है। पहला पार्ट सेक्रेटरी का, दूसरा पार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी का, बराबर है। पहले पार्ट में एक ही चैप्टर है, दूसरे पार्ट में 5 चैप्टर है, कुल मिलाकर के टोटल 6 चैप्टर। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज कंपनी मीटिंग्स। 2 चैप्टर का पार्ट है ये, कंपनी मीटिंग्स पार्ट 1, कंपनी मीटिंग्स पार्ट 2। ठीक है ना, जिसमें कंपनी के अंदर रखे जाने वाली मीटिंग्स, उसकी फॉर्मेलिटीज, मीटिंग के अलग अलग प्रकार, मीटिंग में जो काम होता है, उन सब चीजों के बारे में है। और फिर लास्ट पार्ट जो है वो 4 चैप्टर का है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार के ऊपर है। क्योंकि सेक्रेटरी का एक प्रमुख काम जो है वो है पत्र लिखना, कॉरेस्पॉन्डेंस करना, क्योंकि जो भी लेटर्स कंपनी में आते हैं दे आर रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी, उनका जवाब देने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की है। सो कॉरेस्पॉन्डेंस का जो पार्ट है उसमें पहले चैप्टर के अंदर, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस का थियरी है कि भाई लेटर की थियरी क्या होती है, और फिर बाद में बचे हुए जो चैप्टर्स हैं वो उसमें एक्चुअल में लेटर्स लिखे गए। सो ये आइडिया दिया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया सेक्रेटरी के बारे में। ठीक है, इस सेक्रेटरी के बारे में देखो, सेक्रेटरी का इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी में मैंने आपसे कहा था लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस, सेक्रेटेरियस शब्द से हमने सेक्रेटरी बनाया। सेक्रेटेरियस का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर या कॉन्फिडेंशियल राइटर। अब सेक्रेटरी भी कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है, जिसके लिए भी काम करता है, उसका भरोसेमंद साथी है, उसका भरोसेमंद एम्प्लॉई है। ठीक है, इस सेक्रेटेरियस के प्रोफेशन को हम दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशंस में से एक प्रोफेशन मानते हैं। भाई कितना पुराना है सर? प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पास सेक्रेटरी हुआ करते थे। सर राजा महाराजा, अरे अकबर के पास बीरबल था, बराबर है। ये तेनालीरामन जो सीरियल आती है, ये तेनालीरामन है कौन? राजा का सेक्रेटरी तो है। राजा को गाइड करना, सलाह देना, सही और गलत का फर्क बताना, वही तो काम करता है। बेहद बुद्धिमान प्राणी होते हैं ये। सेक्रेटरी बेसिकली हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जिसका काम है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सलाह देना, एडवाइस देना। अब प्राचीन समय में अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखें तो अमात्या के नाम से, सचिवा के नाम से इनको जाना जाता था। महाराष्ट्र में भी जो अपने शिवाजी महाराज हैं, संभाजी हैं, बराबर है, पेशवाज हैं, इनके दरबार में भी ये हिसाब किताब लिखने का, कितना टैक्स का कलेक्शन हुआ, महसूल जो कलेक्ट करते थे उस समय में, टैक्स का कलेक्शन वगैरह जो होता था, उसका हिसाब किताब रखने के लिए कहाँ क्या पैसा खर्च हुआ, ठीक है, उसके लिए भी सेक्रेटरी हुआ करता था। उसको चिटनीस कहते हैं। चिटनीस इज ए मराठी वर्ड, और मराठी में चिटनीस का मतलब होता है सेक्रेटरी, जो हिसाब किताब का और लिखने वगैरह का काम करता है। फिर हमने मीनिंग और डेफिनेशंस किए थे। डेफिनेशन में मैंने 2 डेफिनेशन इधर बोर्ड पर लिखे थे, अगर आपने नहीं देखा हो
तो YouTube के अंदर पूरा लिंक है। आपको तकरीबन मेरे हिसाब से वो 3rd लेक्चर में या 4th लेक्चर में डेफिनेशन मिल जाएगा। 3rd या 4th लेक्चर के अंदर वो लिंक दिया हुआ है, आप देख लें उस 3rd लेक्चर को या 4th लेक्चर को, आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे। एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन किया है और एक इंडियन कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन किया है। उस डेफिनेशन के हिसाब से फीचर्स डिस्कस किए हैं। फीचर्स के बाद पेज टर्न करोगे तो ये इंपॉर्टेंस आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। ये मैंने अपने उस ऑनलाइन के लेक्चर में बताया था कि ये इंपॉर्टेंस जो है, जो 35% पोर्शन रिड्यूस किया, अभी एट प्रेजेंट कह रहे हैं हम लोग वही उसी पे चल रहे हैं। ये बहुत पुराना डिक्लेरेशन है, अब नया डिक्लेरेशन कोई आ जाए तो एक अलग बात है कि भी और फर्दर रिड्यूस करेंगे क्या। बट एट प्रेजेंट जो सर्कुलर आया था उसमें 35% पोर्शन रिड्यूस किया गया था। उस 35% पोर्शन के रिडक्शन में ये इंपॉर्टेंस को कट किया गया है, तो वो मैंने कट करा दिया था। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी हमने डिस्कस किए थे। पर्सनल सेक्रेटरी जो बिजी इंडिविजुअल के लिए काम करता है, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो किसी संस्था के लिए काम करता है। अब संस्था के लिए काम करने वाले सेक्रेटरी में यू हैव सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देख, 2 प्रकार के सेक्रेटरी के लिए खास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए CS का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि ICSI का मेंबर होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर, तब आप कंपनी में सेक्रेटरी बन सकते हैं। और दूसरा है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को IAS का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल की एग्जाम्स होती है, भारत सरकार कंडक्ट करती है। अगर आप वो सिविल की एग्जाम्स पास करेंगे तो वो सिविल की एग्जाम्स में 2 कैटेगरी है। अगर पुलिस में जाना है तो IPS है, और अगर सरकारी नौकरी करनी है तो IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। IAS का क्वालिफिकेशन होगा तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बन सकते हैं। पहले लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती थी उस सेक्रेटरी को, अभी लाल बत्ती मोदी ने बंद कर दिया है, लेकिन गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है और बहुत सॉलिड पेमेंट मिलता है। पेमेंट बहुत जबरदस्त है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज हमने डिस्कस किया। उसके बाद में एक फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी है और क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी है। ठीक है, इन क्वालिटीज में मैंने कुछ क्वालिटीज कट करवाई है, कुछ 3 क्वालिटीज हमने कट करी है, 10 क्वालिटीज हमने डिस्कस करी थी। दैट वाज फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के बाद में मैंने आपसे कहा था ये डिस्टिंग्विश जरा आप लोग देख लेंगे, सेकंड चैप्टर में आ जाए। ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, इसके आंसर्स दिए हुए हैं बुक के एंड में, वो तो आपने देख लिए होंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इंट्रोडक्शन करवाया था। इस इंट्रोडक्शन में मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात किया था, अगर आपको याद होगा तो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में स्टार्ट हुई, बराबर है, 1760 में स्टीम इंजन का जब आविष्कार हुआ। अब 1760 से पहले क्या हालात थे और 1760 के बाद क्या हालात थे, उसके ऊपर मैंने पूरा बोर्ड के ऊपर बना करके डिफरेंस बताया था। ठीक है, वो भी आप लिंक देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से 6th या 7th लेक्चर के अंदर वो होगा कि भाई 1760 से पहले हम जो प्रोडक्शन करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और कंजम्पशन करते थे, उसके क्या हालात है, और 1760 के बाद यानी कि मशीन्स आ जाने के बाद लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये जो इवोल्यूशन है ये आपके सिलेबस में से कट है, इवोल्यूशन आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। फिर भी मैंने आइडिया दिया था, अगर आपको वो लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सिंगल पर्सन स्टार्ट करता है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके शुरू करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में परिवार के लोग ही मिल करके बिजनेस को शुरू करते हैं और चलाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो तकरीबन आपका यहाँ तक का कट हो जाएगा, यहाँ तक का कट हो जाएगा, ऐसा मैंने बता दिया था। इधर जॉइंट स्टॉक कंपनी से हमने स्टार्ट किया था।
जिसमें सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग, जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग के बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, और जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स के बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी के टाइप्स। बराबर है, ये टाइप्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट चैप्टर में क्या कैंसिल है वो बता दिया, इंपॉर्टेंट। सेकंड चैप्टर में इवोल्यूशन कैंसिल है बता दिया है। ये डिस्टिंक्शन बिटवीन, मैंने आपसे कहा था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का कर लेंगे। ये वाले डिस्टिंक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। ये वाला जो डिस्टिंक्शन है ना, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये डिस्टिंक्शन हट जाएगा। सिर्फ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी वाला डिस्टिंक्शन रहेगा। ओके, थर्ड चैप्टर फॉर्मेशन। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि कंपनी को स्टार्ट कैसे करते हैं। जो लोग कंपनी को शुरू करते हैं उन्हें हम प्रमोटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मैंने कहा था कि ये कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया लाता है, बिजनेस का आइडिया, अपने जेब से थोड़ा बहुत पैसा भी लगाता है। कंपनी को शुरू करने के लिए शुरुआत का जो भी फॉर्मेलिटीज है, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, सब कुछ प्रमोटर करता है। सवाल ये उठता है क्यों कर रहा है? उसको खुजली होती है इसलिए? नहीं, वो इसलिए करता है क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट हो जाएगी तो उसे पैसे मिलेंगे उसकी सर्विसेज के। तो भाई मान लो मैं प्रमोटर हूँ, मैंने एक कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया लाया। आपको बताया था मैंने लेक्चर में, बिस्किट और वेफर बनाने वाली एक कंपनी अगर स्टार्ट करने का मैं आइडिया लाता हूँ, मैंने 2 करोड़ अपने जेब से लगाए कंपनी के शुरुआती काम के लिए। रजिस्ट्रेशन करवाना है, पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, थोड़ा बहुत ज़मीन जहाँ पे फैक्ट्री बनाऊंगा ना उसको एडवांस पैसा दिया है, मशीनरी का ऑर्डर प्लेस किया उसको एडवांस में पैसा दिया है। तो ऐसे 2 करोड़ मैंने अपनी जेब से लगाया, मेहनत किया। अब कंपनी जब शुरू होगी तो कंपनी मुझे 5 करोड़ रुपया देगी। क्या देगी? 5 करोड़। 2 करोड़ तो मैंने अपना लगाया था वो, और बाकी का 3 करोड़ उसमें मेरे 2 करोड़ का इंटरेस्ट आ जाएगा। बराबर है, 2 करोड़ के इंटरेस्ट के साथ मैंने जो मेहनत करी है वो पैसा, तो मैं लगाता हूँ 2 करोड़, मिलते हैं 5 करोड़। अब ये 5 करोड़ में कैश में लेना चाहूँ तो कैश में ले सकता हूँ। मैं कंपनी को ये भी कह सकता हूँ कि मुझे ये पैसा कैश में नहीं चाहिए, आप मुझे उतने के शेयर्स दे दीजिए। क्या दे दीजिए? शेयर्स। कंपनी मुझे 5 करोड़ के शेयर्स दे देगी। 5 करोड़ के शेयर्स मतलब बहुत सारे शेयर्स। मैं कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊंगा, फिर मुझे डायरेक्टर का फीस भी मिलेगा, और ये जो 5 करोड़ के शेयर्स है उसके ऊपर हर साल डिविडेंड भी मिलेगा। ऊपर से कंपनी की चोटी मेरे हाथ में रहेगी क्योंकि मैं डायरेक्टर बन गया, है ना? तो ऐसा होता है। इसलिए अभी धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस स्टार्ट करी थी तो वो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। उनके बाद में उनका बेटा मुकेश अंबानी बन गया। मुकेश अंबानी के बाद में मुकेश का बेटा बन जाएगा, है कि नहीं? पारिवारिक चलता रहता है क्योंकि रिलायंस के 23% शेयर्स, ऐसा सुनने में आया है कि रिलायंस कंपनी के 23% शेयर्स अंबानी फैमिली के पास है। अंबानी फैमिली के पास उसमें अब धीरू भाई तो रहे नहीं, लेकिन धीरू भाई की वाइफ कोकिलाबेन अंबानी है, मुकेश है, मुकेश की वाइफ है, बराबर है, उनके बच्चे हैं। इन सब के शेयर्स मिला ले तो 23%। तो कंपनी का कंट्रोल भी रहता है, डिविडेंड भी मिलते रहता है, शेयर्स के दाम भी बढ़ते हैं, ये सारा फायदा होता है। तो ये प्रमोटर्स ने कंपनी को स्टार्ट करने के कामकाज को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला है प्रमोशन स्टेज, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन स्टेज, और तीसरा है कमेंसमेंट बिजनेस स्टेज। लेक्चर्स देखेंगे तो रिव्यू में समझ में आ जाएगा। तकरीबन मैंने इसके अंदर आपको 3 स्टेजेस करवाए हैं। इसमें मैंने एक चीज कट करवाई है, और वो जो है दैट इज रोल ऑफ प्रमोटर्स, पेज नंबर 35 पर। प्रमोटर कौन है उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। जो कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया लाते हैं, कंपनी को शुरू करने के लिए मैंने, लेकिन उनका जो रोल है ना वो कट कर दिया गया है। बाकी के स्टेजेस आपको समझा दिए हैं, आप देख लेंगे, ठीक है।
इस चैप्टर के हो जाने के बाद, ये चैप्टर लास्ट लेक्चर में ही हुआ था और लास्ट लेक्चर में मैंने 4th चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है, एनी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसके पास जाएंगे? मैंने बताया है, कई बार बताया है अपने लेक्चर्स में कि भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर राज्य में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अपॉइंट किया है। अब जिस राज्य में मैं अपनी कंपनी की हेड ऑफिस खोलूंगा ना, उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मेरी कंपनी की हेड ऑफिस मुंबई या पुणे में है तो मैं महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, सूरत या अहमदाबाद में है तो गुजरात के रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, भोपाल में या इंदौर में है तो मैं मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, बेंगलुरु में अगर ऑफिस खोलने वाला हूँ रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस तो मैं कर्नाटका के रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, अगर जयपुर में खोलने वाला हूं तो राजस्थान के रजिस्ट्रार। भारत सरकार ने हर स्टेट में रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया है। जिस स्टेट में कंपनी की हेड ऑफिस लोकेटेड होगी उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, बराबर है ना? उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म, और उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये चैप्टर है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये 3 डॉक्यूमेंट्स मेन जो कि अटैच किए जाते हैं एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के वक्त। इसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट्स और होते हैं, मतलब जो लोग कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे ना, उनको लिखित में देना पड़ता है, डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हम डायरेक्टर बनने के लिए राजी हैं। दे हैव टू गिव ए डिक्लेरेशन इन राइटिंग। और साथ में कंपनी का जो फर्स्ट सेक्रेटरी होगा उसे भी लिखित में डिक्लेरेशन देना होता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है वो मैंने पूरी कर दी है। तो 3 मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और प्रोस्पेक्टस, 2 डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन कंपनी के पहले डायरेक्टर्स का, एक डिक्लेरेशन कंपनी के पहले सेक्रेटरी का। ये 5 डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन और साथ में देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी। रजिस्ट्रार को देंगे, रजिस्ट्रार गो थ्रू करेगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा। जब वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करता है तब मेरी कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी, अस्तित्व में आएगी, एंड इट विल बिकम एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, ऐसा इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि भाई आपको 3 डॉक्यूमेंट्स का, इधर 2 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया है, तीसरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो है प्रोस्पेक्टस, उसी चैप्टर में आगे है। बट शुरुआत में इंट्रोडक्शन में आपको 2 ही डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है। सी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जरा बुक में देखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर मैं रीड कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन of a company, following documents are to be submitted to the registrar of companies। इसमें memorandum of association, articles of association, उसके बाद में देख क्या लिखा हुआ है, a public company if it is collecting capital from the public, अगर वो पब्लिक से कैपिटल कलेक्ट कर रही है तो उसे प्रोस्पेक्टस का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके सबमिट करना पड़ेगा। If it is collecting capital from the public, must issue prospectus to invite the public to buy its shares, debentures, etc. Let us learn in detail about these documents in this chapter. ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। आज के लेक्चर में पहला डॉक्यूमेंट करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, आपके पास कोई नोटबुक जैसा है? नहीं है? अरे
अरे निकालो ना, मैं बहुत ज़्यादा लिखाता नहीं है, लेकिन क्या ये डॉक्यूमेंट है, थोड़ा सा याद रहना चाहिए। और याद कब रहता है? जब हम लिखते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि कभी भी तुझे कोई भी चीज़ अच्छे से याद करनी हो ना, तो उसको लिख के करेगा तो ज़्यादा याद रहता है। सिर्फ रीड करने से याददाश्त उतनी अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, कम ऑन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप चैप्टर का नाम डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मैं जो बोलता हूँ वो समझ में आता है ना, मेरा लैंग्वेज का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लैरिटी है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। okay? पॉइंट वाइज करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी डॉक्यूमेंट। मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे आप। अब इसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं? प्राइमरी पहले, सेकेंडरी बाद में। स्कूल में तो पढ़े होंगे, स्कूल में पहले किस में थे? प्राइमरी में थे, बाद में सेकेंडरी में गए, जब 5वीं में है तब सेकेंडरी में। प्राइमरी वो होता है जो पहले, सेकेंडरी वो होता है जो बाद में। कंपनी में सबसे पहला डॉक्यूमेंट यही बनाया जाता है, इसके बाद में आर्टिकल्स और प्रोस्पेक्टस बनता है। दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज मेड, इसलिए इसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ये कंपनी का। जैसे आप बॉर्न होते हैं ना, पैदा होते हैं, तो आपके पेरेंट्स से सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, आधार कार्ड वगैरह बाद में बनता है, समझे कि नहीं? सो बर्थ सर्टिफिकेट आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। वैसे ही कंपनी जब शुरू की जाती है तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यही बनता है, इसलिए इसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहा जाता है। साथ साथ में इसको हम बेसिक एंड फंडामेंटल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। बेसिक एंड फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है ये। बेसिक और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट क्यों है? बेसिक और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कंपनी का बेस है। क्या है? बेस, फाउंडेशन जिसको कहते हैं ना, आधार। बिल्डिंग बनाएंगे तो आप देखते हैं कि बिल्डिंग तो जमीन के ऊपर बनती है, लेकिन बिल्डिंग बनाने के समय में पहले जमीन को खोद के नीचे पिलर्स डालते हैं, जमीन के अंदर, वो फाउंडेशन है। वैसे ही ये डॉक्यूमेंट जो है ये भी कंपनी का बेस है, कंपनी का फाउंडेशन है। पूरी की पूरी कंपनी इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर टिकी हुई है। इट इज द बेस और द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की पहचान और कंपनी का आधार इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए इसको बेसिक और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट कहते हैं।
ये डॉक्यूमेंट कंपनी का चार्टर है या कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या है? इट इज कंसीडर्ड एज चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। हमारे देश का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा आपको पता है? संविधान किसने बनाया था, नाम पता है आपको? बाबा साहेब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और हमारा देश आज भी उसी संविधान के हिसाब से चलता है। जो संविधान में है वो सही है, जो संविधान में नहीं है वो गलत है। Am I right? वैसे ही ये डॉक्यूमेंट भी कंपनी का संविधान है, और कंपनी इसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलाई जाती है। यानी ये डॉक्यूमेंट कंपनी की हद या लिमिट डिसाइड करता है कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती। दिस डॉक्यूमेंट defines the limit of activities, what the company can do and what the company cannot do, वो इस डॉक्यूमेंट से तय होता है। So it defines limit of company's activities कंपनी की एक्टिविटीज की लिमिट क्या होगी, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती। वॉट द कंपनी कैन डू और कैन नॉट डू। हद तय हो जाती है कि कंपनी किस हद तक जा सकती है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। हर कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। जैसे परिवार में 2 बच्चे पैदा हुए तो पहले बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट तो दूसरे को भी चलेगा, ऐसा नहीं है। हर बच्चे का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लगता है ना। वैसे ही हर कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन खुद बनाना पड़ता है। एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस डॉक्यूमेंट के बिना हो सकती है। सो ऑल कंपनीज must prepare their own memorandum of association। मतलब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के मेमोरेंडम से काम नहीं चला सकती है। आज टाटा ग्रुप के अंदर कई सारी कंपनियां हैं। टाटा टी भी है, टाटा सॉल्ट भी है, टाटा मोटर्स भी है, टाटा लोकोमोटिव्स एंड इलेक्ट्रिक कंपनी भी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है। लेकिन सबको अपना अलग मेमोरेंडम बनाना। ऐसा नहीं है कि एक टाटा की मेमोरेंडम से सब कंपनी का हो जाएगा, नहीं। हर कंपनी को अपना खुद का अलग मेमोरेंडम प्रिपेयर करना पड़ता है। बेसिकली ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स। ये डॉक्यूमेंट आउटसाइडर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? आउटसाइडर्स। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी, आज मान लो मैं टाटा कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, मैं थर्ड पार्टी हूं,
मैं टाटा कंपनी के साथ कोई भी बाइंग का, सेलिंग का, सप्लाई करने का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं मैं उनसे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले मुझे कंपनी के मेमोरेंडम को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो क्या है, उससे मुझे कंपनी की लिमिट क्या है वो पता चल जाएगा और अकॉर्डिंगली मैं फिर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। बराबर है कि नहीं? सो दिस डॉक्यूमेंट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स सर, आउटसाइडर तो इनसाइडर कौन है? अरे इनसाइडर में कंपनी के शेयर होल्डर हैं और कंपनी के डायरेक्टर हैं जो कंपनी में मैनेज करते हैं और कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। उनके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो बात का डॉक्यूमेंट है ना वो है। ये किसके लिए है? आउटसाइडर्स के लिए है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस डॉक्यूमेंट defines relation between company and outsiders। ये तेरे को याद रखना पड़ेगा। कंपनी और मेंबर्स का रिश्ता आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आता है, कंपनी और आउटसाइडर्स का रिश्ता मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। कोई भी आउटसाइडर XYZ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इस डॉक्यूमेंट को बराबर से पढ़ ले तो तेरे को उसकी हैसियत पता चल जाएगी। बराबर है ना? शादी करने से पहले हम लोग हिंदू समाज में शादी करने से पहले कुंडली मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? ताकि सामने वाले का हकीकत पता चल जाए, उसके ग्रह नक्षत्र क्या है पता चल जाए। बराबर। नौकरी पे रखते हैं तो बायोडेटा पहले पढ़ लेते हैं। नौकरी पे रखने से पहले जिसने भी अप्लाई किया होगा बायोडेटा देता है ना। बायोडेटा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में पता है। वैसे ही कंपनी के साथ अगर कोई आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो वो इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से एनालाइज कर लेगा, स्टडी कर लेगा, ताकि उसको पता चल जाए कि कंपनी क्या है। बराबर है? सो दिस डॉक्यूमेंट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। अब ये डॉक्यूमेंट जो है इसके अलग अलग क्लॉजेस हैं। अलग अलग क्लॉजेस मतलब अलग अलग पैराग्राफ हैं। कुल मिलाकर के इस डॉक्यूमेंट में 6 क्लॉज हैं। कितने क्लॉज हैं? 6 क्लॉज हैं, यानी कि 6 पैराग्राफ्स हैं। बट उन पैराग्राफ्स के बारे में चर्चा करने से पहले एक बात बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट एक परमानेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। एक परमानेंट डॉक्यूमेंट, इट इज ऑलमोस्ट परमानेंट। क्यों? क्योंकि एक बार इस डॉक्यूमेंट को बना दिया तो कंपनी फिर शायद ही कभी इसमें चेंज करती है। ये आपके बर्थ सर्टिफिकेट या आपके आधार कार्ड की तरह है कि जिसको आप एक बार बना देते हैं ना तो फिर बार बार उसमें चेंजेस करते हैं क्या? नहीं ना, नहीं करते। हाँ, ये चीज हो सकती है कि भाई आपने अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया है, अगर मान लो वो मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है, आधार कार्ड में चेंज हो सकता है। आप आधार कार्ड में कभी आपका रेसिडेंस शिफ्ट होता है तो आप अपना घर का एड्रेस चेंज कर सकते हो। वैसे ही ये डॉक्यूमेंट में भी कंपनी कभी कभार चेंज करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन जहां तक हो सके उसको अवॉइड करती है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत सोच समझ करके बनाया जाता है कि एक बार बन गया तो फिर बार बार उसमें चेंजेस नहीं होगा। अब नहीं होगा का मतलब ये नहीं है कि होता ही नहीं है। कंपनियां चेंजेस करती भी है, बट वो कभी कभार का, एक आध बार का होता है वो चेंज, अगर करना पड़ा तो, अदरवाइज नहीं करते। सोच समझ कर, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस।
इसलिए सोच समझ करके बनाया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ऑलमोस्ट अनऑल्टरेबल। अनऑल्टरेबल का मतलब है जिसे ऑल्टर नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ने पर करते हैं, इसीलिए ऑलमोस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। ऑलमोस्ट शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया है कि है ये अनऑल्टरेबल, जिसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑलमोस्ट है, कभी जरूरत पड़ी तो किया भी जा सकता है। सो इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट परमानेंट डॉक्यूमेंट। ये कंपनी का सबसे परमानेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें बनने के बाद शायद ही कभी कभार चेंज किया जाता है, शायद ही। 6 क्लॉजेस यानी कि 6 पार्ट्स हैं या 6 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट इज divided into 6 clauses। 6 clauses। क्लॉजेस का मतलब इधर लिख देता हूं, क्लॉजेस टेक्निकल भाषा है, लीगल भाषा है। कानून जब बनता है ना तो बेसिकली उसमें जो पार्ट्स होते हैं उनको क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। सो इसमें 6 क्लॉजेस हैं यानी कि 6 पार्ट्स या पैराग्राफ्स। अटेंडेंस आया आप लोगों को? सबने किया ना अटेंडेंस? अब इसके 6 क्लॉजेस कौन से, पहले मैं लाइन से लिख देता हूं, आप भी लिख लें, फिर मैं एक एक के बारे में आपको बताते जाऊंगा। नंबर 1, द नेम क्लॉज। नंबर 2, द एड्रेस या डोमिसाइल क्लॉज। नंबर 3, द ऑब्जेक्ट क्लॉज। नंबर 4, the liability clause। Number 5, the capital clause। और नंबर 6, the association और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब इन क्लॉसेस का नाम पढ़कर के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट आउटसाइडर्स के लिए है। आउटसाइडर्स को कंपनी का नाम, कंपनी की हेड ऑफिस का लोकेशन पता चल जाएगा, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है उसके बारे में ऑब्जेक्ट क्लॉज से पता चल जाएगा, कंपनी का मेंबर का लायबिलिटी कितना है, कंपनी का कैपिटल कितना है,
और कंपनी के जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसकी जानकारी मिल जाए। दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। कौन प्रिपेयर करता है? प्रमोटर्स। लेकिन प्रमोटर खुद नहीं प्रिपेयर करता है, प्रमोटर ना वकील अपॉइंट करता है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है। तो लीगल डॉक्यूमेंट होने के नाते ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट प्रिपेयर। इसके लिए आपको एक लीगल एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी। कंपनी का जो भी एडवोकेट होगा या लीगल एडवाइजर होगा, वो इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है सारे क्लॉजेस के साथ। ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाने के बाद कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इस आखिरी वाले क्लॉज में साइन करते हैं। ये जो आखिरी वाला क्लॉज है ना, इसमें कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इसको साइन करते हैं। अब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स, और 1 पर्सन कंपनी है तो 1 मेंबर। अपना नाम, अपना एड्रेस, उसने कितने शेयर्स खरीदे, उसकी जानकारी इस क्लॉज में देगा और साइन करेगा, तब जाके ये डॉक्यूमेंट सबमिट। अब उतने लोग साइन करते हैं ना, तो रजिस्ट्रार को तसल्ली हो जाती है कि हाँ बाबा, कंपनी के पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कलेक्ट हो गए, क्योंकि कंडीशन है ना इंडियन कंपनीज एक्ट में। तो रजिस्ट्रार को पता कैसे चलेगा कि इतने लोग जमा हो गए? तो उतने लोगों का प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7, 1 पर्सन कंपनी में 1, अपना नाम, अपना एड्रेस, उन्होंने कंपनी में कितने शेयर्स खरीदे, सारी डिटेल दे करके साइन करेंगे कि हाँ भाई, हम कंपनी में मेंबर बनने के लिए तैयार हैं। तो इन क्लॉजेस के ऊपर हम विस्तार से अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप अपना यही नोटबुक और प्रिंटेड बुक लेकर के आना, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उसको जरा रेड बटन को क्लिक करना।